मेरा प्रॉफिट तो है कि जो देख रहे हैं उनका कोई प्रॉफिट हो जाए, बस वही मेरा प्रॉफिट है। वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ कॉट इन द वेब। डॉक्टर दीपांकर इज देयर विद मी। वो अभी आपको खुद बताएंगे उनका कितना एक्सपीरियंस है और उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एक्सपर्टीज है। उससे पहले मैं आपको शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि एग्जैक्टली इस वेब सीरीज में हम क्या करने वाले हैं। तो जो प्रॉब्लम मैंने एक लाइन में डिस्क्राइब करी थी कॉट इन द वेब इंट्रोडक्शन वीडियो में, वो ये थी कि इंसान ने एक वेब बनाया है और अब इंसान खुद ही उस वेब में फंस गया है और बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। तो जो प्रॉब्लम एक्चुअल में है वो प्रॉब्लम ये स्मार्टफोन नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि स्मार्टफोन को हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये क्या है और किस लेवल पे ऑपरेट कर रहा है और किस तरीके से हमारे माइंड को कंट्रोल कर रहा है। स्मार्टफोन से पहले जो भी फोन्स आए थे, फॉर एग्जांपल दिस वाज द फोन, स्मार्टफोन से पहले जिस तरह के फोन चलते थे, तो यहां तक आप कह सकते हो कि ये एक टूल था, ये एक मशीन थी जिसको हम कंट्रोल कर सकते थे अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। इनफैक्ट मोबाइल फोन से पहले और जितनी भी इन्वेंशंस हुई है उनको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो वो सब किस लिए हुई? वो हुई हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। तो आप उनको टूल्स बोल सकते हो, बट अगर इसको कोई नाम देना ही हो तो स्मार्टफोन से बेटर नाम इसके लिए होगा एक मैनिपुलेटिव इंटेलिजेंट मशीन, बिकॉज इट इज नॉट जस्ट अ मशीन। मशीन आप बोल सकते हो फॉर एग्जाम्पल जैसे पहले के जमाने में बैलगाड़ी चलती थी तो अब कार्स चलती हैं, ट्रक्स चलते हैं, तो उसको हम एक मशीन बोल सकते हैं क्योंकि उसको इंसान कंट्रोल करता है। इवन टेलीविजन इज अ टूल जिसको हम यूज करते हैं, यानी कि हमारे पास में रिमोट है, हमारे पास में कंट्रोल है, उसको हम जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं। बट ये कोई टूल नहीं रहा, ये अभी कुछ टाइम पहले तक टूल था, जब तक कि ये यहां तक था। अब ये कोई टूल नहीं है, इट इज अ मैनिपुलेटिव इंटेलिजेंट मशीन। और ये जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं उसके पीछे रीजन क्या है। इट इज नॉट जस्ट अ मशीन, इट इज एन इंटेलिजेंट मशीन। इसके पीछे एक बहुत ही हाई लेवल की इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है, जिसको आप सुपर कंप्यूटर्स बोल सकते हो, जिसको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल सकते हो, which is much more powerful than your intelligence। और यहां तक भी प्रॉब्लम नहीं थी अगर वो इंटेलिजेंस आपके बेनिफिट के लिए काम कर रही होती। जैसे कि नेचर की अपनी एक इंटेलिजेंस है, वो काम करती है किसके लिए? आपके बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बॉडी में फीवर भी होता है, आपको कोई बीमारी होती है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो बॉडी में फीवर आ जाता है, तो वो फीवर आपके लिए अच्छा होता है क्योंकि बॉडी अपनी टेम्परेचर को बढ़ा रही है, which is not conducive for the bacteria and the virus to flourish। तो वो नेचर की इंटेलिजेंस आपके बेनिफिट के लिए काम कर रही है, आपकी बॉडी की सर्वाइवल प्रोसेस में हेल्प कर रही है। ये है नेचर की इंटेलिजेंस। बट इसमें क्या प्रॉब्लम है? नाउ इट इज नो मोर अ मशीन, इट इज अ मैनिपुलेटिव इंटेलिजेंट मशीन। मतलब क्या? इसको पीछे से मैनिपुलेट किया जा रहा है। कौन मैनिपुलेट कर रहा है? वो जो कंपनीज हैं जो इस इंटेलिजेंस के पीछे है, वो इंटेलिजेंस जिसको एल्गोरिथम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जो उस एल्गोरिथम को क्रिएट कर रहे हैं या फिर मोल्ड कर रहे हैं या मैनिपुलेट कर रहे हैं जिससे कि उनको आपकी ज्यादा से ज्यादा अटेंशन मिले और उस अटेंशन के थ्रू वो पैसा कमा सके। जितनी ज्यादा आपकी अटेंशन उन लोगों को मिलेगी उतना ज्यादा वो पैसा कमा सकते हैं। तो ध्यान से समझना, ये जो प्रॉब्लम है ये इतनी बड़ी है जिसकी कोई हद नहीं है। आपको पता ही नहीं है किस लेवल पे क्या इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है आपके माइंड को कंट्रोल करने के लिए, आपकी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए और आपकी अटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। सो इट इज नो मोर अ टूल, इट इज अ कंट्रोलर। ये सिर्फ आपकी अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर रहा है, आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है, आपकी ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। ऐसे बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, ऐसी बहुत सारी स्टडीज हुई है जिसमें ये निकल करके आया है कि जैसे जैसे हम इसके एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, जिसको हम स्मार्टफोन बोलते हैं, तो उसकी वजह से किस तरीके से डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ में किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, हमारी ब्रेन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और ये समझना जरूरी क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं। किसी भी प्रॉब्लम का अगर हमको सोल्यूशन निकालना है तो उसका जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज नॉलेज, दैट इज इंफॉर्मेशन। कि जब आपको पता होगा कि वो प्रॉब्लम क्या है तब आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है, आपको अवेयरनेस ही नहीं है कि इशू कितना बड़ा है, तो उसका सोल्यूशन निकालना तो भूल ही जाओ। तो आज हम डीपली समझने वाले हैं पहले स्टेप में कि ये प्रॉब्लम क्या है और किस लेवल की है, और फिर हम आएंगे कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई स्टूडेंट है जो स्कूल में है, कॉलेज में है, या कोई भी पर्सन है, मान लो वो एक दिन में ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे यूज कर रहा है अपने फोन को, तो अब उसकी वजह से आने वाले टाइम में उनकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या क्या इफेक्ट आने वाला है वो मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड।
इसीलिए आपको हमने इनवाइट किया है ये समझने के लिए कि बेसिकली उसकी वजह से क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो इससे पहले कि हम इस डिस्कशन को शुरू करें, इस कॉन्वर्सेशन को शुरू करें, इट वुड बी ग्रेट कि अगर आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे। Hi, my name is Dr. Dipankar. I have done my bachelor's in physiotherapy from Maharashtra from Pravara Institute of Medical Sciences and master's in heart and lungs from Chandiwala, which is IP University in Delhi. और मैं आफ्टर दिस मैंने 11 साल हो गए मेरे को अर्गोनॉमिक्स की फील्ड में ये ट्रेनिंग्स देते हुए कॉर्पोरेट्स में, वेयर पीपल आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर्स फॉर लॉन्ग आवर्स। उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से पोस्चरल प्रॉब्लम्स चेंजेस आ जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। And recently for the last couple of years I've started working in schools और colleges जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, because अगर हम इस formative age में हम start कर दें उनको बताना, वो बहुत easy हो जाएगा उनको कि ताकि उनका जो spinal deformity है, वो changes हैं, वो later on आपको harm नहीं करेंगे। तो आपके हिसाब से youngsters के ऊपर इसका क्या इफेक्ट आने वाला है या क्या इफेक्ट आ रहा है? आप तो देख रहे हैं डे टू डे बेसिस पे। सो फिजिकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, एज एन लाइक जितना ज़्यादा वो यूज़ कर रहे हैं और उतना ज़्यादा वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है। इफ़ आई टॉक अबाउट फिजिकली तो द सिंपल फंडा इज हमारी नेक शोल्डर्स के ऊपर होने चाहिए, राइट? आप कह रहे हो कि हमारी नेक शोल्डर्स के ऊपर होने चाहिए। एग्जैक्टली, यस, सॉरी, ऊपर ही है वो तो। ऊपर इन द सेंस अभी जैसे जो भी आप किसी को भी देखते हो तो ज्यादातर हमारी फॉरवर्ड हेड होती है, सो दिस इज नोन एज फॉरवर्ड हेड पोस्चर। उसकी वजह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत आगे चला जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दीज मसल्स हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू मेक दिस अलाइंड। ऊपर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसको नेक को आगे रखने में, राइट? सो दैट्स हाउ ऐसा हो गया कि किसी ने पीछे वेट रख दिया, राइट? सो इसलिए हमारा ईयर्स हैज टू बी अबव योर शोल्डर्स, दैट इज द राइट पोस्चर। ईयर्स जो है हमारे दैट शुड बी इन लाइन विद आइडियली, बट ऐसा आज की डेट में देखने को नहीं मिलता है। बिकॉज ऑफ अगर हम इससे कंपेयर करें, बहुत इजीली समझे, 30 साल पहले हम क्या यूज करते थे? डेस्कटॉप, राइट? सो डेस्कटॉप पे हमारा स्क्रीन साइज बहुत बड़ा था, हमारा एंगल, नेक का एंगल स्ट्रेट था, हमारे आर्म्स रिलैक्स थे 90 डिग्रीज बिकॉज ऑफ दैट कीबोर्ड, और हमारा स्क्रीन टाइम बहुत कम था। नाउ यू कम बैक, इफ यू गो, अगर आप एक स्टेप आगे चले जाओ, उसके बाद क्या आया था? लैपटॉप्स। स्क्रीन साइज कम हो गया, स्क्रीन एंगल कम हो गया, हम लैपटॉप ऐसे देख रहे हैं, एंड ये जो एंगल है उसमें कीबोर्ड पोस्चर ऐसे चला गया। हाँ, सो हम ऐसे देखते थे, सो दिस एंगल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये वाला एंगल बहुत ज्यादा, इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, राइट? ठीक है, इन दैट केस लैपटॉप में अगर देखा जाए तो, और स्क्रीन टाइम बढ़ गया हमको, हाँ, और स्क्रीन टाइम बढ़ गया। नाउ दिस इज द एरा ऑफ दिस स्मार्टफोन। स्क्रीन साइज बहुत कम हो गया, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, स्क्रीन एंगल, एंड देन योर जो एंगल ऑफ योर नेक, एंगल ऑफ योर हैंड इज कॉम्प्रोमाइज्ड। उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम है। अब होता क्यों है? अगर हम तीनों की चीज को कंपेयर करें, अगर हमारी नेक अगर स्ट्रेट रखी है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन आवर नेक, विच इज जहाँ पे सबसे ज्यादा बेंड होता है, जो आप देखते हो, अगर आप टच करोगे तो आपको एक बोनी प्रोमिनेंस दिखेगा। जब भी आप बेंड करते हो, ऑन एवरी 15 डिग्रीज ऑफ नेक बेंड, द अमाउंट ऑफ प्रेशर कम्स टू आवर नेक इज विच इज 8 kgs। 8 किलो का वेट आता है यहाँ पे। आपने किसी को भी देखा है कि फोन ऐसे यूज करता है? कोई भी नहीं देखा होगा। एवरीबडी यूज दिस, ठीक है, विच इज मोर देन 45 to 60 डिग्रीज, राइट? अब आप कैलकुलेट करो तो 8 into 3 हम करते हैं, दैट इज अराउंड 24 kgs। तो 24 से 30 किलो मतलब हो गया एक 8 साल का बच्चा आपके यहाँ पे पीछे बैठा हुआ है। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होने वाला है? इसकी वजह से वन इज डिजीनेस होने के चांसेस हैं, वर्टिगो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। डिजीनेस मतलब हल्का सा, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से खड़ा हुआ, ऑटोमेटिकली हल्का सा मेरे को डिजी स्वे हो जाऊंगा, इधर से गिरने के चांसेस हैं। बैलेंस, इम्बैलेंस। आप अगर हिंदी में बोला जाए तो थोड़ा सा चक्कर आना या आंखों के आगे कई बार अंधेरा छा जाना। एकदम से आप बैठे हो बहुत देर तक, एकदम से खड़े हुए तो आंखों के आगे अंधेरा आ गया, एग्जैक्टली, या चक्कर आ गए। दैट इज डिजीनेस। व्हाट इज वर्टिगो? वर्टिगो में भी जैसे अगर आप चलते चलते आपको हल्का सा स्वे होना स्टार्ट हो गया, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ड्राइविंग या कुछ भी, तो चलते चलते वॉक करते या आपको ऊंचे उसमें से आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई अगर नेक बेंड कर रहा है और एकदम अचानक से देखेगा, और या बेड से अगर साइडवेज उठता है या एकदम स्ट्रेट अवे उठता है, तो हल्का सा उसे वही मोर और लेस चक्कर आना ही होता है। सिंपल वे में बोला जाए चक्कर आना, क्योंकि जिसकी वजह से इंजरी होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप चक्कर खा के गिर जाओ, व्हिच इज वेरी वेरी डेंजरस। अगर आप ड्राइव करो, व्हिच इज हैपेंड टू मेनी ऑफ माय पेशेंट्स, कि वो ड्राइव कर रहे हैं, उनको चक्कर आ जाए तो साइड में रख खड़ी कर देते हैं। कई बार पता नहीं चलता किस इंटेंसिटी का चक्कर आ रहा है। तो एक हमने बात करी डिजीनेस, वर्टिगो, और क्या क्या इश्यूज? सर्वाइकल पेन, व्हिच इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जो बोलते हैं, जो स्लिप डिस्क आप बोल सकते हो, बिकॉज जितनी पहले के टाइम में बड़ी एज में होता था। बड़ी एज में होता, आज वो
15 से स्टार्ट हो जाता है, I mean 12, 13, 14, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी हो चुका है, जो MRI की कगार पे पहुंच चुके हैं। उसकी वजह से क्या इश्यूज आने वाले हैं लॉन्ग टर्म में? जब वो बढ़ता चला जाता है तो क्या होता है? वन इज उनको आर्म में पेन आना स्टार्ट हो जाता है, नमनेस, आपको हाथों में, फिंगर्स में आपको कुछ भी फील नहीं होगा, आप ये बॉटल भी नहीं उठा पाओगे, नॉट इवन फोन, जिसकी वजह से होता है फोन भी नहीं उठा पाते हो, राइट? अच्छा। सो आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है, मोटर स्ट्रेंथ है आपकी, वो लूज हो जाएगी। ओके। नमनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, शूटिंग पेन, सो इट इज बहुत ज्यादा शूटिंग पेन होता है वो। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे शूटिंग पेन का क्या मतलब हुआ? कि मतलब एक तरह से आपको जैसे पिन चुबा दिया, बहुत तीखा पेन, मतलब आया और गया? नहीं, वो कांस्टेंट रहता है। अच्छा। वो कांस्टेंट रहता है। इफ देयर इज अ स्लिप डिस्क, बिकॉज जो नर्व है वो डिस्क के पीछे जारी होते हैं, जैसे आपको जेली, जो हमारी वर्टिब्रा हड्डियों के बीच में जो जेल रहता है, वो अगर नेक बेंडिंग की वजह से वो खुल गया और वो जेल बाहर निकल गया, वो नर्व को टच कर रहा है, नर्व को टच कर रहा है। नर्व का फंक्शन क्या होता है? आर्म्स को सेंसेशन प्रोवाइड, सेंसेशंस को ट्रांसमिट करना, राइट? सो उसकी वजह से वो जब प्रेस हो जाता है, उसकी वजह से हमारे नर्व्स को सेंसेशन, मतलब नर्व्स प्रेस हो गई है बेसिकली। वो उसमें नमनेस आना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। उसका इलाज क्या है? इलाज इज सिंपल, I mean, किस वजह से हुआ है? वन इज नेक बेंडिंग की वजह से, इलाज है उसको ठीक करो। हाँ, वन इज दिस। बट मान लेते हैं कि वो एडिक्ट हो चुके हैं और उसके होने के बाद भी वो पेन किलर्स खाते रहते हैं और यूज करते ही रहते हैं, क्योंकि एडिक्शन का मतलब यही है कि चाहते हैं छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं। उसके बाद भी वो 4-5 घंटे 6 घंटे यूज करते ही रहते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद भी या स्लिप डिस्क होने के बाद भी। अब क्या होगा? उसके आगे की स्टेज क्या है? अर्ली स्टेज में पोस्चरल चेंजेस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ज़्यादातर फॉरवर्ड हेड कैसे होता है? फॉरवर्ड हेड होता है जब हम लैपटॉप और फोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं, राउंडेड शोल्डर्स आपने देखा होगा, सो ऐसे हो जाता है। सो उसकी वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल यू वोंट बी एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली। आपको जितना आपका लंग्स में ऑक्सीजन जाती है उसकी 30% कम जाएगी लंग्स में। सो अगर प्रैक्टिस करो, आप जस्ट सिट लाइक दिस ऐसे ही नॉर्मली, आई नो, और इसका तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी बहुत बड़ा होता है पोस्चर का, कि अगर कोई ऐसे बैठेगा तो वैसे ही आदमी परेशान, कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मोरल कम रहेगा, देन आपका ब्रेथलेसनेस, और अगर बाई चांस गॉड फॉरबिड किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है पहले से, तो उसके लिए और ज्यादा डेंजरस है, और एग्रेवेट हो जाएगा, बिकॉज ही, आई मीन, उसका जो ऑक्सीजन है वो इजीली जा नहीं पाएगा उस लंग्स में, बिकॉज ऑफ दिस हंच्ड पोस्चर, उसका स्टूड पोस्चर भी बोलते हैं। सो आइडियली देखा जाए तो पीपल आर नॉट यूजिंग स्मार्टफोन स्मार्टली। स्मार्टफोन हमारा नौकर होना चाहिए, बट हम उसके नौकर हो गए हैं एक्चुअली, देखा जाए तो, ऑब्वियसली। और मैं यहाँ पे एक और चीज को ऐड करना चाहूंगा कि अभी आपने बात करी कि भाई हम स्मार्टफोन के नौकर हो गए हैं। एक्चुअल में अगर समझा जाए तो ये जो स्मार्टफोन है, दिस इज जस्ट अ टूल। अगर हम सिर्फ स्मार्टफोन की बात करें, लेकिन इसमें जो इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है, वो इंटेलिजेंस क्या है? जो एप्स है, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जो हम यूज कर रहे हैं, जो हमको लगता है कि कुछ नहीं है, एक वेबसाइट ही तो है, एक प्लेटफॉर्म ही तो है, एक ऐप ही तो है, बट वो किस तरीके से हमारे माइंड के साथ खेल रही है, दैट इज डेंजरस। आई मीन, वेरी वेरी डेंजरस। हमें पता ही नहीं है कि, और मेरे को नहीं लगता कि उससे बचने का कोई भी तरीका है, एज फार एज अगर हम बात करें कि इससे लड़ करके हम बच सकते हैं। वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स उसका सोल्यूशन निकालने के लिए, बिकॉज इसको यूज करने की वजह से जो डोपामिन रिलीज होता है हमारी ब्रेन में, दैट इज एज एडिक्टिव एज निकोटिन, जो कि हमको सिगरेट से मिलता है, या फिर अल्कोहल, या गैम्बलिंग, या इवन कोकेन फॉर दैट मैटर। कुछ स्टडीज हुई है जिसमें इसको कोकेन तक से कंपेयर किया गया है।